नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, चलिए आपका फिर से हमारी इस डरावनी कहानियों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है खंडहर, उन आत्माओं का। इस बार कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां होने वाली थी। हम सभी दोस्तों ने प्लान बनाया, क्यों ना इस बार हम कहीं अलग और खास जगह चले। पर कौन सी जगह? तभी विजया का ख्याल आया, क्यों ना इस बार तेरी नानी के घर चले। तूने बताया था ना कि वहाँ आत्मा घूमती है। इस बार उसके दर्शन भी कर लेंगे और भूतों से मुलाकात भी हो जाएगी। इसे मजाक मत समझो, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। अरे, पढ़ी लिखी होकर भूतों पर विश्वास करती हो? सभी उसे चिढ़ाने लगे। नहीं, मैं नहीं डरती। तो इस बार पक्का तेरी नानी के घर चलेंगे। 2 दिन बाद अपना सामान पैक किया और चल दिए एक ऐसा सफर पर जो हमारे लिए कभी ना भूलने वाला सफर बन गया। हमने एक गाड़ी बुक कर ली थी क्योंकि हम 7 लोग थे। विजया की मम्मी ने फोन पर उसकी नानी से बात कर ली थी, पर हमें सख्त हिदायत दी थी अकेले बाहर नहीं निकलने की। वहां पर हमारी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजरी थी। रास्ता बड़ा सुनसान था। वहां गुजरते हुए हमने एक खंडर देखा। उस खंडर से गांव थोड़ी दूर ही था। पूछने पर ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से शाम के बाद कोई नहीं गुजरता। हम लोग उससे उस खंडर के बारे में और जानना चाहते थे, पर वो जल्दी से गाड़ी लेकर जा रहा था। सच में रास्ता काफी सुनसान था। मैं विजया से कह रही थी कि क्या विजया, तेरी नानी का घर इतनी डरावनी जगह पर क्यों है? मैं भी यार दूसरी बार आई हूँ। एक बार बचपन में आई थी, तब मैं बड़ी छोटी सी थी। हमारे बाकी दोस्त हंसने लगे। रिया, तू कितनी डरपोक है। तुझे क्या लगता है कि यहाँ भूत रहते हैं? सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। बातें करते करते हम गांव पहुंच गए। विजया की नानी का घर बहुत बड़ा था, पूरी हवेली लगती थी। उसकी नानी बाहर तक हमें लेने आई थी। हवेली के अंदर जब हम दाखिल हुए तो सारी खिड़कियां बंद थी। नहा धोकर हमने खाना खाया। उसके बाद हमारे लिए चाय आ गई। घर में लोग साथ रहते थे, विजया के नाना जी, नानी जी और मासी और बेटा, बाकी नौकर। फिर हमने सोचा बाहर घूम कर आते हैं, पर घर वालों ने मना कर दिया। हम कमरे में चले गए। अभी मेरी सहेली स्वाति ने कहा, अरे विजया, सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद क्यों हैं? अरे, कहते हैं यहाँ साथ को एक आत्मा घूमती है। स्वाति, तूने देखा है कभी? नहीं यार, पर नानी ने देखा है। चलो उनसे पूछते हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे कि नीचे से नाना जी ने सबको आवाज लगाई। सब नीचे आ गए। हम सभी भी नीचे आए। तभी घर वालों ने कहा, जो हम बात बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। हम सभी बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज आए, पर आप बाहर नहीं दिखोगे, खिड़कियां नहीं खोलोगे। हमने पूछा, क्या डरावनी आवाजें आती हैं यहाँ पर? भी विजया का भाई बोला, बहुत डरावनी आवाजें आती है, पर अब घबराना नहीं, आंखें मत खोलना और बाहर भी नहीं देखना। हम सभी सोने चले गए, पर हमें नींद नहीं आ रही थी। बस आधी रात का इंतजार करने लगे और साथ में यह भी सोच रहे थे कि यहाँ के लोगों का वहम होगा ये। पर पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। पर जब रात को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो एकदम से नींद खुली, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बाहर देखने की। 5 मिनट बाद आवाज बंद हो गई। फिर उसके बाद नींद कहाँ आई? तभी विजया बोली, अब आया यकीन मेरी बातों का। रिया ने कहा, कोई जंगली जानवर हो, कल पता करेंगे। अगले दिन सुबह विकास, केशव और नीरज, जो कि नीचे नाना जी के साथ सोए थे, बड़े घबराए से लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो विकास ने जो बताया, यह सुनकर आप सबको यकीन नहीं होगा। उसने बताया
कि रात को मैंने किसी 6 फुट आदमी का साया देखा था और वो इतना भयानक था कि मेरे मुंह से आवाज तक ना निकली। कौन था, देखने में कैसा था, चलिए आगे जानते हैं। तभी विजया का भाई आ गया और बोला, आपने देखा था? मैंने भी एक बार देखा था। 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त घर से कुछ पैसे चुराकर भाग गए थे। पूरा दिन घूमने के बाद जब हम शाम पड़ी तो हम सब डर गए। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पैसे भी कुछ लोगों ने छीन लिए। जैसे तैसे घर के आखिरी बस लेकर अपने गांव पहुंचे। वहां पता चला कि सारे गांव की पुलिस हमें ढूंढ रही थी। घर वालों का डर अलग। अब क्या करें? हम जंगल में जाके छुप गए। वहां जंगली जानवरों का डर अलग। डर के मारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी जोर से हवा चलने की आवाज आने लगी। एकदम से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हमने सोचा कि जंगली जानवर होगा, पर थोड़ी देर बाद वातावरण शांत हो गया। तभी हमारी नजर सामने ऊंची पहाड़ी के खंडर पर पड़ी। वहां हमने देखा एक ऊंचे कद का कोई दानव नीचे की तरफ आ रहा था। वो जैसे जैसे नीचे आता जा रहा था, डर के मारे हम कांपने लगे। नीचे उतर कर वो जंगल की तरफ आ गया। हमें समझने में देर ना लगी कि यह वही प्रेत है जिसकी बातें लोग करते हैं। जैसे जैसे पास आ रहा था, हमारे मुंह से यही निकल रहा था, मम्मी बचा लो। डर के मारे हम वहां से भागे। ऐसा लग रहा था कि इस रात की सुबह नहीं होगी और हमारी जिंदगी की आखिरी रात। पर हम एक पत्थर के पीछे छुप गए। वो प्रेत वहां से सीधा गांव की तरफ चला गया। कितनी देर तक हमें उसके पीछे चिल्लाने की आवाज आती रही। हम वहां से सीधा भागकर सड़क की तरफ आ गए। वहां रास्ते में मंदिर था। हमने वहां आकर अपनी जान बचाई थी। सुबह पुलिस ने हमें पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया। बस उसके बाद हम शाम के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकले और उस दानव की शक्ल हम भूले नहीं आज तक। जो इसका मतलब साफ है कि भूत होते हैं, मैंने कहा। तो चले आज खंडहर, वहां जरा भूत से मिलकर आते हैं। सभी ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे यार चलकर देखते हैं ना। पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए घर में। हमने घूमने के बहाने उस खंडहर में जाने का मन बना लिया था। आगे क्या होता है, चलिए उनके साथ जानते हैं, पढ़ते हैं कहानी आगे। हम सुबह नाश्ते के बाद घूमने निकले। विजया ने हमें अपने खेत दिखाए और कई किले भी दिखाए। बाद में जब हमारी गाड़ी उस खंडहर के पास से गुजर रही थी तो हमने गाड़ी रुकवा दी और ड्राइवर को वापस भेज दिया और मना कर दिया था कि किसी को ना बताए। हम सब धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। लगता था जैसे हम मौत के मुंह में जा रहे हों। हम सब ऊपर पहुंचे तो वहां एक मकान था जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। क्योंकि पहाड़ी इलाका था इसलिए वो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाया गया मकान था। बिल्कुल शांत वातावरण, कोई शोर नहीं, चारों तरफ सन्नाटा। हम अंदर दाखिल हो गए तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे कि कोई यहाँ परिवार रहता होगा। हम और अंदर की तरफ गए तो वहाँ एक कमरा दिखाई दिया। वहाँ पीपल के बर्तन बने थे, शायद यहाँ रसोई रही होगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी हमारी नज़र सामने कमरे में पड़ी तो वहाँ हमने देखा कि नीचे कोई जमीन पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक कपड़ा था। हमने आवाज लगाई, कोई है, पर कोई नहीं बोला। हम कमरे में दाखिल हुए और वो चादर हटाई तो जैसे जोर से धक्का लगा। हम वहां से सीधा भाग खड़े हुए। हवेली जोर से हिलने लगी। शांत वातावरण का रुख बदल गया। हवा जोर से चलने लगी। दरवाजे जोर से बजने लगे।
हम बाहर की तरफ भागे। बाहर एक कुआं था जो कि सूख चुका था। हम उसके पीछे छुप गए। हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ऐसा लग रहा था आखिर समय हो। हम वहाँ एक जगह बैठे रहे चुपचाप। उधर घर वालों का पता नहीं क्या हाल हो रहा था। सच में जब घर वालों को पता चला कि वो पहाड़ी वाले खंडहर पर गए हैं तो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके हमें ढूंढने चल पड़े। हम बुरी तरह से फंस चुके थे। रात के 11 बजे का समय होगा। तभी जोर से किसी के बोलने की आवाज़ आई और किसी के पैरों के चलने की आवाज़। वो आवाज़ हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। डर क्या होता है हमें अब पता चला। कदमों की आहट हमारे पास आकर रुकी। तब हमने उसको सामने से देखा। इतना भयानक चेहरा, आंखें लाल, सिर के बालों से चेहरा ढका हुआ था। वो हमारी तरफ देखने लगा गौर से और अचानक बोलने लगा, भाग जाओ यहाँ से। आप लोग मेरी मदद क्या करोगे? मेरी आने से पहले भाग जाओ। पर तुम चाहते हो क्या? मैं मुक्ति चाहता हूँ। बरसों से मैं भटक रहा हूँ। मुझे मुक्ति दो। पर हम तुम्हारे कैसी सहायता करें? बताओ। सिर्फ एक इंसान है जो मुझे मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। उसे ढूंढ कर लाओ। वो है मेरा दोस्त राम प्रसाद। यह कहकर वो नीचे गांव की तरफ चला गया। हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही हम वहां से निकलने में कामयाब हो गए। जैसे तैसे गांव पहुंचे और सारी बात बताई। पर राम प्रसाद कहाँ है इस वक्त किसी को पता नहीं। उसके घर वाले कहीं दूर चले गए थे, दूसरे गांव। बस अब हम राम प्रसाद को ढूंढने निकले थे। उसका क्या संबंध था उस दानव से, क्या हमें वही बताएगा? राम प्रसाद का पता किया तो पता चला कि वो आज से कई साल पहले दूसरे गांव में अपने परिवार सहित चला गया था। यह भी पता चला कि वो पहाड़ी वाले दानव का पक्का दोस्त था। उसकी मौत के बाद वो भी यहाँ से चला गया। क्यों पता नहीं। हम लोग उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए जहाँ वो रहता था। वहाँ पहुँचकर पता चला कि वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था कई बरस पहले। हम उसके घर पहुँचे तो उसके बेटे और पोते से मुलाकात हुई। कहिए क्यों आए हैं आप यहाँ पर? किससे मिलना है आपको? हम तब अपनी सारी बताई। तब हमने सारी बात बताई। उसके बेटे ने बताया कि मेरे पिताजी अक्सर ही उस दानव का नाम लेते रहते थे। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी पंडित थे। मेरे पिताजी और उनके दोस्त जयराम ने इकट्ठे शिक्षा प्राप्त की थी। मैं अक्सर उनसे पूछता था कि पिताजी आप किसकी बात से इतना परेशान रहते हैं, पर उन्होंने कभी किसी को ना बताया। एक बार जब मेरे पिताजी को पता चला कि अब उनकी आखिरी वक्त आ गई है, तब उन्होंने मुझे एक राज बताया था। वो दोनों जिगरी दोस्त थे। मेरे पिताजी ने वैद्य की शिक्षा हासिल की थी। जयराम पुश्तैनी अमीर था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी रोज शाम को उनके घर जाया करते थे। एक बार जयराम को जहरीले सांप ने काट लिया। उसकी पत्नी मेरे पिताजी को लेने गांव आ गई। मेरे पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। वो दूसरे गांव गए हुए थे। जयराम की हालत गंभीर होती जा रही थी। जब तक उसकी पत्नी दूसरे वैद्य को लेकर पहुंची, जयराम की मौत हो चुकी थी। उसकी पत्नी गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए चली गई। तभी पीछे से मेरे पिताजी आ गए। उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। मेरे पिताजी ने बाहर से आवाज लगाई कि घर पर कोई है। तभी अंदर से आवाज आई कि मैं घर पर हूँ, आ जाओ अंदर। वह दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने अंदर देखा कि जयराम नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। अरे क्या हुआ, तू नीचे क्यों लेटा हुआ है? उसने कहा कि मुझे बुखार चढ़ा है, इसलिए मैंने अपना शरीर ढका हुआ है
और नीचे लेटा हुआ हूँ। मेरे पिताजी को भूख लगी थी और उन्होंने कुछ खाने को मांगा। जयराम ने कहा कि खिचड़ी बनाई है तो खुद डालकर खा ले। तेरी भाभी घर पर नहीं है, वो गांव गई है। ठीक है, मैं खुद डाल लेता हूँ। वो खिचड़ी डाल कर ले आए। दही कहाँ है, वो पूछने लगे। दही ऊपर छलनी में लटकाया हुआ है, खुद ले ले। यार, मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तुम खुद उतार दो ना। जयराम ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर लिया, उसका हाथ लंबा होता गया। यह देखकर मेरे पिताजी को पता चला कि यह मर चुका है। वो घबरा गए और बाहर की तरफ दौड़े, पर उनके पैर वहीं जम गए। जयराम ने मेरे पिताजी से कहा कि आराम से बैठकर खा जाओ जब तक मेरी पत्नी नहीं आ जाती। मेरे पिताजी के डर के मारे मुंह से निवाला अंदर ना जाए, वो वहां बैठे रहें और अपने दोस्त से बातें करते रहें। फिर उन्होंने कहा कि मुझे यह बर्तन धोना है, मैं इन्हें रसोइया घर में रख कर आता हूँ। ठीक है, पर सीधे मेरे पास आना। तुम वादा करो कि मेरे पास आओगे। मेरे पिताजी ने जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया, पर वो फटाफट से बाहर निकल गए। जयराम को पता चला कि वो भाग गया है, तो वो उठकर उसके पीछे भागा। मेरे पिताजी खेतों के बीच से निकलकर भागे, क्योंकि रात का समय था। वो भागकर पशुओं वाले कमरे में छुप गए थे। उन्होंने देखा कि वो दानव में तब्दील हो चुके थे। वो प्रेत बन चुका था, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते। उसने मेरे पिताजी को ढूंढने की कोशिश पर नाकाम रहा, फिर बाहर घूमता रहा काफी देर तक। सुबह के 4 बजे का समय था, तभी सारे गांव वाले इकट्ठा होकर आए। वो दानव वहां दोबारा जाकर लेट गया। मेरे पिताजी ने जब गांव वालों की आवाज सुनी तो बाहर आ गए। उन्होंने गांव वालों को सारा सच बताया जो उसके साथ हुआ था, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। तब मेरे पिताजी ने चादर उठाकर उनकी टांगे दिखाई, जो कि सरसों के फूल से पीली हो गई थी, और उसका शव एक प्रेत आत्मा में तब्दील हो गया था। यह देखकर सारे वहां से भागे, उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद कोई वहां नहीं गया। थोड़े दिन बाद वो दानव रोज रात को गांव में घूमने लगा। वो अक्सर मेरे पिताजी के घर के बाहर खड़े होकर उनको पुकारता करता था, पंडित जी घर पर हो क्या? उसकी इस आवाज ने सबको परेशान कर दिया था, इसीलिए हमें वो गांव छोड़कर आना पड़ा। सुना है कि अब भी उसकी आत्मा गांव में घूमती है और उसका कद भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, यह सच है कि वो अब भी तुम्हारे पिताजी को ढूंढता है, पर अब क्या करे कि सारा गांव उस दानव से आजाद हो जाए। इसके लिए हमें कहानी आगे जाननी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम सभी दोस्त वापस आए और आकर गांव वालों को सारा सच बताया, आगे क्या करना है ताकि वो आत्मा मुक्त हो जाए, इसका हल ढूंढने के लिए कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके हम एक अघोरी बाबा के पास गए, जो कि शमशान घाट में रहते थे। उन्होंने बताया कि उस खंडहर वाले दानव से छुटकारा मिल सकता है अगर आप लोग पंडित का घर खोल दे और वहां उसके बेटे को बुला लिया जाए। और आगे क्या करना है उन्होंने समझा दिया। उन्होंने शमशान घाट से एक घड़े में आग के कोयले डालकर दिए और कहा, ये कोयले ठंडे मत होने देना। उसके बाद हम जयराम के बेटे को सारी बात समझाकर वापस उसको गांव में लेकर आए। शाम को उसका वापस उसके गांव लेकर आए और शाम को उसका घर खुलवाया, और उसके साथ हम भी उसके घर में रुक गए। अब हम रात होने का इंतजार कर रहे थे, पर साथ में डर भी लग रहा था कि हमारी यह युक्ति काम आएगी कि नहीं। तभी रात को दानव के चिल्लाने की आवाज आई। हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। धीरे धीरे उसकी आवाज पास आती सुनाई दे रही थी। वो घर के बाहर खड़ा हो गया था और जोर से चिल्लाया, पंडित जी घर पर हो क्या? बाहर आओ, पंडित आता है कि नहीं? तभी उसके बेटे ने आवाज दी, हाँ मैं घर पर हूँ, क्या काम है?
वो प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। आखिर तूने आवाज दे दी। अंदर से आवाज आई कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्योंकि तेरी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तूने सारे गांव वालों को साबित कर दिया है कि मैं प्रेत हूँ, और सारे मेरा दाह संस्कार नहीं कर रहे थे और वहां से भाग गए। तेरी वजह से मैं उस वीराने में प्रेत बनकर भटकता रहा। मैं रोज रात को इस गांव में आता हूँ और हर घर वाले के सामने चिल्लाता हूँ कि मेरी बात सुनो, पर कोई बाहर नहीं आता। अंदर से आवाज आई कि मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, कोई अपनी निशानी बताओ तो मानूंगा। प्रेत ने कहा, ठीक है, मैं अपना हाथ आगे करता हूँ, तुम देख लेना। जैसे ही प्रेत ने खिड़की से अपने आगे हाथ बढ़ाया, तभी जलते जलते कोयले उसके हाथ पर रख दिए। कोयले से आग मिलते ही वो प्रेत जोर जोर से चिल्लाता रहा। सारे गांव वाले बाहर आ गए। उसको आग लग गई और वो वहीं खड़ा रहा, जलता रहा। यह देखकर सारे गांव वाले डर गए। थोड़ी देर में वो राख में तब्दील हो गया। सारे गांव वालों ने हमारा धन्यवाद किया और सबको एक प्रेत आत्मा से छुटकारा मिल गया। उसकी मुक्ति का एकमात्र यही उपाय था कि वो अपने दोस्त के परिवार के सदस्य से मुक्ति प्राप्त करता। आज वो मुक्त हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास रोज़ ऐसी रोमांचित और हॉरर भरी कहानियाँ पहुँचते रहें। धन्यवाद।